हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे केवीएल वगैरह को। आप हैं? केवीएल हो गया। आपके डीसी थ्योरी से संबंधित हमने सवाल किए थे। कोई डाउट्स है किसी को, कोई लेके आया तो पहले पूछ लो। नहीं तो फिर हम शक्ति और एनर्जी, पावर और एनर्जी के सवाल करेंगे। उससे पहले किसी को पूछना है? पूछना आप में से किसी को नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए पढ़ना पड़ता है। बिना पढ़े कोई क्या पूछेगा? हाँ। न्यूमेरिकल करूँ और मतलब सवाल और कराना ना। हाँ। और किसी का कोई सवाल है? कोई सवाल नहीं होगा। बहुत बढ़िया बात है। क्यों भाई? एक मिनट में। इसमें धारा कितनी जाएगी? I1। एक मिनट में, एक मिनट। 28 एम्पियर है। याद करो।
हो गया भाई। कितना है आपके? क्या आया? 4। पर्सन यही लिखा हुआ है, देख लो वापस। एक बार चेक कर लेना, पर्सन यही है। अब वापस बताओ 4 क्या है वो? एम्पियर। और किस किस के 4 आ रहा है? आपके 4। 4। 4.7। आपके 12। आपके 16। आपके 12। उधर 16। 25। और किसी का आ रहा है तो बता तो भाई। कितना? 4। 4। उधर और 12 किस किस का आ रहा है? हाथ खड़े कर दो। कितने जनों के 12 आ रहा है? ओके, 5 जने हुए। 16 किस किस का आ रहा है? वो हाथ खड़े करो। 5 6 जने हैं 16 के। और 4 4.5 वाला अपने हाथ अपने पास रखो। ठीक है। ओके। ऐसा है कि आंसर है हमारे पास 12 एम्पियर करेक्ट। और बाकियों का आया नहीं। पता नहीं आपने क्या किया और क्या नहीं किया। मैं तो आपको इतना ही बता सकता हूं कि भाई इधर धारा आ कितनी रही है? 28। 28 में से इधर कितनी गई? I1। तो बताओ इधर कितनी जाएगी? I2 का मतलब क्या हो गया? जो 28 में से बचेगी, I1 यहां चली गई, बाकी 28 में से जो बचेगी वो यही तो जाएगी। मान लो 28 में से 8 इधर गई, तो इधर कितनी जाएगी? 20। 28 में से 2 इधर गई, तो इधर कितनी जाएगी? 26। 28 में से 18 इधर गई, तो इधर कितनी जाएगी? 10। दोनों को जोड़ने पर होना तो 28 ही चाहिए ना। बस। आप बताओ कि समांतर में वोल्टेज क्या होते हैं? बराबर। तो वोल्टेज बराबर है तो सूत्र लगा लो। 4 × I1 V बराबर IR बराबर 3 × 28 - I1। तो ये हो गया 4 I1। 28 तीय क्या हो गए? 84। माइनस कितना हो गया? 3 I1। 3 I1 इधर आ गए तो क्या हो गया? 4 I1 प्लस 3 I1 बराबर कितना हो गया? 84। 7 I1 बराबर कितना हो गया? 84। आप बताइए I1 का मान कितना है? 84/7 बराबर 12। हो गया? 4 I1 कैसे है? ये कैसे है? समांतर में वोल्टेज बराबर होगा कि नहीं होगा? यहां जितना वोल्टेज होगा वही वोल्टेज आएगा कि नहीं आएगा? तो V बराबर क्या होता है? IR। तो I और R। अरे V1 बराबर V2 हुआ कि नहीं हुआ? समांतर में वोल्टेज क्या है? बराबर। V बराबर क्या था? IR। R कितना है? 4। I कितना है? I1। यहाँ R कितना है? 3। और I कितना है? 28 - I1। और तूने कैसे किया फिर ये बता? 4.5 वाले 4.7 है 1/RT वाला। उसे क्या निकल रहा था आपके? टोटल प्रतिरोध निकल गए, फिर क्या किया? टोटल प्रतिरोध निकालने के बाद में V का मान निकाला। कितना है V का मान? है 16.3 आया। हम्म। अरे 48 आ रहा है। 48 आ रहा है।
तो बैठे बैठे कांड कर रहा है, इधर ला। हाँ, 1/RT कितना आया? अरे दादा, RT का मान 7/12 नहीं आया, RT का मान 12/7 है। ये सूत्र में बैठ उल्टा सीधा करता रहता है। या तो तू ये कर, 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। इसे RT आपका करेगा तो कितना आ जाएगा भाई? 12/7। ठीक है, कर ले। या फिर तू ये कर दे, RT बराबर R1 गुणा R2 अपॉन R1 प्लस R2। इससे भी क्या आ जाएगा? 12/7। तूने क्या किया, तूने सोचा कि हम किसी को नाराज नहीं रखते हैं। तूने इसका तो लिया, ये लिया कि नहीं लिया, और इसका लिया ये। बताओ इसमें मैं क्या कर पाऊंगा? बता। तूने ये किया है, ये तो कोई मैंने बताया ही नहीं था। इसका तो ये लिया, इसका ये लिया, फिर यहां तो ये ले, यहाँ ये ले, दोनों में उत्तर सेम ही आएगा। आधा तो लेने को किसने कहा? हो गए, तेरी प्रॉब्लम सोल्व हो गई भाई। और चार वालों के क्या कैसा है भाई? अरे चार वाला तू ही था, चार वाला तुम हो। चार है। 28 = 4I + 3, ऐसे ही कर दिया, 4 3 7 का भाग दे दिया। ये श्रेणी क्रम नहीं है, समांतर क्रम है। श्रेणी क्रम होता, या वोल्टेज होता तो आता ना वो तो मामला। अब ये लॉजिक क्लियर हो गया। समांतर क्रम में वोल्टेज क्या होता है? बराबर। क्या मजा नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? मैं कहां से लाऊंगा मजा इसमें? जो है आएगा भाई, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। है, रिपीट करो बोले। मैं कोई चीज नई टिपिकल नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं तो बता रहा हूं ऐसे ऐसे सवाल बनते हैं। एक और बना देते हैं अपना क्या। एक मिनट, ठीक है। कोई चर्चा नहीं करेगा, खुद ही सोल्व करो। आसान सा सवाल है, बहुत ही आसान। हो गया।
सब करो अपने आप, मन से सवाल करो, उत्तर आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो बहुत अच्छी बात है। हम क्या कर सकते हैं इसमें तो। हो गया 10। आपके कितना आया? सबके 10 आ रहा है क्या? मेरे तो खुद का नहीं आ रहा। कितना आ रहा है आपके? आ ही नहीं रहा है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है कि आपने 2 दिन से पढ़ा नहीं, इसका मतलब उसके पहले तो आपने पढ़ा है। मैं उसके पहले बड़ा पूछना शुरू करता हूँ। है क्या फिर? हैं? डेढ़ सियाना बनते हो। 2 दिन से नहीं पढ़ा तो 2 दिन से पहले बड़ा पूछ लेते हैं। तू और एक बार 13 दिन कंफर्म कर ले, उसके बाद उससे पहले बड़ा पूछ लेते हैं। 7.5 किसके आ रहा है? किसी का नहीं आ रहा। बाकियों का आ क्या रहा है? इसके उत्तर नहीं आए तो आप एक बात बताओ, ये 30 वोल्ट है कि नहीं है? ये कितना ओम है? समांतर में वोल्टेज क्या होगा? बराबर। तो 30 में 6 का भाग दोगे, धारा कितनी आएगी? 5 एम्पियर आएगी कि नहीं आएगी? यहां से धारा आ कितनी रही है? 8। 8 में से इधर कितनी चली गई? 5। तो इधर कितनी जाएगी? 3। 3 एम्पियर धारा हो गई। और V बराबर क्या होता है? IR। तो V कितना है? 30। I कितना है? 3। R क्या करना है? ज्ञात। R कितना है? 10। बात खत्म है, कुछ है ही नहीं सवाल में। आप पता नहीं इसमें क्या करते हैं। इसमें है ही नहीं और कुछ। इंडिया में ट्रांसमिशन लाइन लास्ट 465 kV की जो है वो शायद तक मुंबई की तरफ या इधर कोई एक ट्रायल पे चल रही थी। हाँ। हाँ। क्या? पता नहीं, मैंने तो ये सर्च मारा नहीं। मतलब ऑनलाइन तो सर्च करेगा तब पता चलेगा ना। और तो 700 भी देते। तो देखो कि ये है कि आजकल जो हमारे पास इंडिया में मैक्सिमम ट्रांसमिशन लाइन कहाँ तक पॉसिबल है? 765 kV तक ही है। और कुछ सालों पहले तक तो ये था नहीं। कुछ सालों पहले तक तो इसका उत्तर 440 kV था।
ठीक है ना। उससे पहले 230 केवी था, 220 केवी। उससे पहले 132 केवी था, 132 तो बहुत पुराना हो गया। उसके बाद सबसे ज्यादा लंबे समय तक 220 केवी चला, फिर ये 440 चला, अब 765 है। तो ये ट्रांसमिशन लाइन में हम काम में लेने लग गए हैं। जनरेशन में 11 केवी और 33 केवी का उत्पादन करते हैं, लेकिन इंडिया में सबसे ज्यादा उत्पादन 11 केवी पर ही हो रहा है। 33 केवी के बहुत ही कम प्लांट है। हमने 33 केवी उत्पादन करके देखा, खास कोई फायदा हुआ नहीं था, और इसलिए लगभग प्लांट 11 केवी पर ही है जो जनरेशन के। हमने कुछ प्लांट तो लगाए थे ना 33 पर, लेकिन फायदा नहीं निकला था, इसलिए लगभग प्लांट 11 केवी पर है। नहीं, ये 11 केवी और 33 केवी दोनों पर जनरेशन है अभी। हाँ, लेकिन हम 33 केवी के बाद में हमने नए नहीं बनाए। शुरुआत में हमने कई 33 केवी कभी बनाए थे थोड़े सालों पहले, लेकिन उसमें कॉस्टिंग ज्यादा बढ़ रही थी और उससे कोई खास फायदा हो नहीं रहा था, तो हमने फिर 33 केवी के नए बनाना बंद कर दिया। जो बनाए वो तो चल रहे हैं, वो तो प्रचलन में ना। उत्पादन दोनों पर है। उत्पादन अधिकतम कहां तक होता है तो 33 केवी। सामान्यतः ज्यादातर उत्पादन कितने पर होता है? 11 केवी। ये ये आपके बैठे बैठे दिमाग में कहाँ उपजा? 5-10 दिन में दिमाग में चल रहा है। ऐसे तो बाहर निकाल दिया करो, ऐसे दिमाग तो हैंग हो जाएगा है। हाँ, ऐसे 5-7 दिन से लेके मत घूमो ऐसे। देखो टेक्निकल में ये बात है, समझ में आ जाए तो आ जाए, ये नहीं आया तो इसको लेकर कैसे घूमेंगे, है ना। मेरा ये मानना है, मेरा मैं मानना है, जो जो मैं बता दूं। एक तो आप कर रहे हैं रेलवे की तैयारी, तो सबसे पहली बात तो मेरा ये मानना है कि आपकी गणित अच्छी होनी चाहिए। नहीं है तो माथा फोड़ी करके गणित अच्छी करो। बिना मैथ के रेलवे में आगे पार पड़ती ही नहीं है। सबसे फर्स्ट कंडीशन है रेलवे की, सबसे वेरी वेरी फर्स्ट कंडीशन। मैथ एकदम से तैयार नहीं होती, परीक्षा के समय कोई हाथों हाथ तैयार नहीं होती। मैथ में टाइम लगता है, समय लगता है। तो आपको सबसे ज्यादा समय देना चाहिए मैथ को, बहुत ज्यादा। अब आप मैथ कैसे पढ़ते हो? आप दो जने साथ मिलके पढ़ते हो, 3 जने मिलके पढ़ते हो, अकेले पढ़ते हो, गाना सुनते हो, पढ़ते हो, कैसे पढ़ो? आपको मैथ पढ़नी चाहिए, सवाल करना चाहिए। और मैथ का एक और रूल है, जितने ज्यादा रफ कॉपियां भरोगे मैथ उसकी उतनी अच्छी हो जाएगी। अब रफ कॉपी भरने के चक्कर में सवाल नहीं लिखना है, सॉल्यूशन निकालना है। ये मैथ का है, फंडा है। मैथ में जो फेयर कॉपी ज्यादा बनाते हैं उसकी मैथ ज्यादा मैंने अच्छी हुई देखी नहीं। मैथ तो रफ वालों की ठीक निकली है। क्यों? मैथ में वापस क्या पढ़ना, उसमें जो सवाल हो गए तो हो गया, वो रफ में चलता पूरा मामला। तो एक तो उस पर फोकस करो, 5-7 दिन इस चीज को लेकर घूमोगे ठीक नहीं रहेगा। देखो मैं आपको बताऊं एक और बात, आप करें जूनियर इंजीनियर की तैयारी साथ में, आप मुझे बताओ जूनियर इंजीनियर का एग्जाम कब है? एसएससी जेई में तो नहीं के बराबर सीट है। एसएससी में तो ऐसे तो होता नहीं, रेलवे के साथ एसएससी जेई करने पर एसएससी जेई में तो सिलेक्शन होता नहीं है। मैं तो राजी खुशी साफ साफ बात करने वाला हूं। एसएससी जेई में सिलेक्शन होता है जो डेडिकेटेडली एसएससी जेई की 1 साल करता है। अब आप रेलवे के लिए पहले देना चाह रहे हैं, हाँ, तो रेलवे का पहला एग्जाम कब है जेई का? तकरीबन नवंबर दिसंबर, दिसंबर या जनवरी है, ठीक है। तो दिसंबर या जनवरी में आपका एग्जाम है। वो किसका है? CBT 1 का। फरवरी या मार्च में किसका एग्जाम आएगा? CBT 2 का, टेक्निकल उसमें आएगी। मैं ये कहता हूं मैथ पहले अच्छी करो, टेक्निकल को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, साथ साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। बेफालतू बहुत ज्यादा माथापड़ी करनी नहीं, माथापड़ी कब करनी मैं खुद ही बता दूंगा आपको। मैं ये कह रहा हूँ, शाम वाला बैच आता है मेरे पास इंस्ट्रक्टर का, जूनियर इंस्ट्रक्टर, मैं कहता हूँ टेक्निकल बचीर पाड़ के पढ़ो, क्योंकि वही पढ़नी पड़ेगी, उसी से नौकरी लगनी इंस्ट्रक्टर की। आपकी नौकरी पहला काम है गणित से। टेक्निकल हम इसलिए थोड़ा 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 साथ में पढ़ रहे हैं कि जब हमारे पास CBT 1 की परीक्षा हो जाए उसके बाद टेक्निकल पढ़े तो अचानक ये नहीं लगे ये क्या आ गया है, समझ में आ जाए। बाकी हम पास करवा देंगे, 35% नंबर लाना इसमें।
और हम रो रहे हैं 70% के लिए उधर, दूसरे सब्जेक्ट में 80% के लिए। ये सब्जेक्ट टिपिकल नहीं है। ये सब्जेक्ट पहले क्यों पढ़ाया जा रहा है, उसका केवल एकमात्र कारण है कि तुम लोग कॉलेज गए नहीं हो। गए वाले तो बहुत कम मिलेंगे, है, लगभग नहीं गए वाले हैं। तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पढ़ाते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपको आइडिया लग जाता है इसके अंदर क्या क्या है। बाकी तो बाद में इसको ढंग से पढ़ना ही पड़ता है। अभी आपका मेन फोकस किस पर होना चाहिए, मैथ पर। 2 नंबर फोकस किस पर होना चाहिए, साइंस पर। ये कायदे की बात है। मैथ कमजोर है ना, तो मैं आपको बताऊं कि ये आपको टेक्निकल की परीक्षा देने के लिए बुलाने तक आने नहीं देंगे। मेरी बात को गौर करो। ये सीबीटी 1 पास करोगे तो इसका दोगे ना, इसलिए मैथ को ध्यान रखो। बिना मैथ पार पड़ेगी नहीं, ये वास्तविक कंडीशन है। आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं तो फिर जानो ठीक से। दो दिन से खराब हो रहा है टाइम। क्या क्या खराब हो रहा है? 2 दिन से कौन सा टाइम खराब हो रहा है? ब्लॉक मारो इसको। पंचायत, मेरे मामले में पंचायती करनी नहीं कभी भी। मैं मेरे जो मर्जी करूंगा, इसीलिए मैंने खुद ने कोचिंग खोली है। मैंने कहा मैं जैसे मर्जी पढ़ूंगा, लेकिन ये निश्चित है मैं ढंग का ही पढ़ूंगा। मैं ये सवाल नहीं दिखाता तो किसी को मालूम भी नहीं था ये बनता है। मैं कोई जल्दबाजी में पढ़ाने वाला आदमी हूं नहीं। आज तक जितने बैच चल रहे हैं, किसी को मैं जल्दबाजी में नहीं पढ़ा रहा हूं। कोई कहेगा कि जल्दबाजी में पढ़ो, फटाफट पढ़ो, तो मैं नहीं पढ़ाता। मुझे कोर्स कराने में टाइम लगता है तो लगता है, लेकिन पूरा पढ़ाते हैं डिटेल में, ठीक है ना। ऐसे तुम कल परसों के बच्चे हो, तुम्हें पता भी नहीं है टेक्निकल में। ये रियलिटी बात है भाई, ऐसे। नहीं, ये कायदे की बात है। और मैं आपको पुनः कहता हूं, मैथ पर विशेष फोकस कर लेना। मैंने लगभग बच्चों को सबको कहा है, बिना मैथ पार पड़ती नहीं है। मैथ आपके है 20 नंबर की। अभी पहले सीबीटी 1 में है, और उसके बाद है साइंस 20 नंबर की। ये दो सब कुछ निर्णय करते हैं आपके सबसे पहले मामले में। रीजनिंग सबकी बराबर होती है। रीजनिंग के बारे में हमारी कोई राय नहीं। हमने कभी आपको ये नहीं कहा तुम जाके घर जाके रीजनिंग पढ़ो। तुम वैसे भी घर जाके रीजनिंग पढ़ते ही हो, क्योंकि वही समझ में आती है। हम किसी को नहीं कहते हैं, हम सबको एक ही कहते हैं, तुम मैथ पढ़ो। रीजनिंग तो सब जाके घर पे पढ़ता है, क्योंकि उसको समझ में आ रही है। वो तो उसमें कोई टफ वाला मामला ही नहीं ना, वो तो समझ में आने वाली चीज है। क्या नहीं समझ में आए? ये है जो बहुत कुछ है कि नहीं है? टेक्नीशियन में यही है, यहां पर भी यही है, आगे कोई भी परीक्षा है तो यही है, ग्रुप डी में भी यही है। और टेक्निकल तो इसलिए है कि आप थोड़ा बहुत देख लिया करें आराम से। बाकी आपका पास होने में किसी को कोई कोई दिक्कत आनी है नहीं। आसानी से गाजे बाजे के पास होंगे। हाँ, गाजे बाजे के साथ पास होंगे। हम आपको इतना सा बता दें कि देखो कि पिछली बार हम पढ़ा रहे थे जोधपुर में। जोधपुर में हमारे 5 जनवरी के लगभग काफी बैच पूरे होने लगे। 10 जनवरी 12 जनवरी तक बैच चले, तो हमने कहा ऑनलाइन वीडियो डालना शुरू करते हैं। हमने 5 जनवरी के आसपास हमारे मन में आई ऑनलाइन वीडियो डालते हैं यूट्यूब पर। चैनल हमारा बना हुआ पड़ा था पहले से। हमने वीडियो रिकॉर्ड करके डाले। हमने कहा लोको पायलट का एएलपी का 35% नंबर आना, इलेक्ट्रीशियन का रिवीजन है ये। क्वेश्चन सीरीज हमने डाली, 22 वीडियो हमने डाले। कोई वीडियो आधा घंटे से ज्यादा का नहीं था। 29 मिनट 59 सेकंड तक ही रिकॉर्ड होता था, क्योंकि जो कैमरे में रिकॉर्डिंग इस सिस्टम उतना ही होता था, उसके बाद ऑटो बंद होता वो। तो इतने टाइम का वो रिकॉर्डिंग था, और हमने लगभग 28-27 मिनट का रिकॉर्डिंग वीडियो डाले थे। और वो वीडियो अभी भी पड़े हैं। उसके बाद पेपर हुए हैं, पेपर में लगभग 60% के आसपास उनमें से सवाल पड़े हैं। इसलिए तकलीफ बड़ा मामला है ही नहीं। तकलीफ एक चीज के उस समय जो बच्चे थे, उनमें काफी ज्यादा बच्चे कॉलेज गए हुए थे, इसलिए उनको सीधी पकड़ में आ गई चीज।
जल्दी से, क्योंकि 2013, 14, 15 में लोग कॉलेज जाते थे। 16 के आसपास है तो कॉलेज वाले खुद आपको लेने आने लगे कि भाई साहब स्कॉलरशिप में कर लो, 20,000 में कर ले, 40,000 में कर ले। पहले फीस होती थी लाख और वो देनी पड़ती थी, है कि नहीं है? उस समय का अब के मामले में फर्क हो गया है। इसलिए हम कहते हैं कि अभी थोड़ा पढ़ लो ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, बाकी पास हो जाओगे, कोई टेंशन है नहीं। 35% का क्या मामला है? अभी परीक्षा हुई 12 की, उसमें सवाल आए 50, क्लास नोट्स में से सवाल है 48, आए कितने? 50, सवाल ही 50 थे, क्लास नोट्स में 48 पड़े। आपके पास पीजीसीएल का पेपर होगा, वो डाउनलोड कर लो और जाके पुराने वाले पेज की कॉपी से मिला लो। पीजीसीएल का चाहो तो इसरो वाला मिला लो, कोई से मिला लो। अच्छा ऐसे नहीं मिलाना, मैं एक आपको और तरीका बताता हूं। मेरी 2022 में आती थी एक नोट्स नाम से किताब, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के नोट्स, हैंड रिटन नोट्स थे। हैंड रिटन नोट्स थे जो अब तो मैंने बाद में निकालना बंद कर दिया था, उसको छपाना बंद कर दिया। हमने स्टार्टिंग में छपाई थी 10,000 कॉपी छपाई थी, जो टेक्निकल हेल्पर का टाइम किसी के पास यदि वो हो तो उसके बाद में जितने पेपर हुए वो कोई से पेपर डाउनलोड करके उनमें से मिलान कर लो, लगभग 90% आपको नोट्स में मिलेंगे। और हमें नंबर लाने 35%। अपने इधर रोड़ा है ही नहीं। अपने इधर कहां रोड़ा है? रोड़ा है शाम को बेच पाते इंस्ट्रक्टर वालों के। इंस्ट्रक्टर रोड़ा क्या है कि वो चाहते हैं 90% लाएं, 95% लाएं, 85% लाएं। उनको जितने ज्यादा नंबर लाएंगे उतना मेरिट ऊपर जाएगी। इधर आपको क्वालिफाई करना है। तो आपके और उसमें क्या है, फर्क है। आपको फिर कहते हैं कि आप किसका ध्यान रखें? मैथ का। पावर यानी शक्ति। पी बराबर क्या होता है भाई? वी आई। पी बराबर आई स्क्वायर आर। पी बराबर वी स्क्वायर बटा आर। ये हमारे पास पावर खपत का है। पावर खपत होता है तो यही सूत्र लगता है। ये होता है हमारे पास रेटिंग का, बल्ब की रेटिंग वगैरह ज्ञात करते हैं ना, उसके लिए ये हम काम लेते हैं। यदि आप जानते हैं मात्रक हमारे पास क्या होता है? वाट होता है। हमारे पास मात्रक क्या होता है? वाट। बताइए 1 किलो वाट में कितने वाट होते हैं? 1000। 1 HP में 746 वाट होते हैं और 1 किलो वाट में यानी 746 का भाग दोगे तो 1.34 HP होगा। ये हमारे पास कौन सी प्रणाली है? ब्रिटिश। यदि हमारे पास 1 HP में 735.5 वाट होगा तो 1 किलो वाट में कितना होगा भाई? 1.36 HP। और ये कौन सी प्रणाली हो जाती है? मीट्रिक। एलपी की एग्जाम डेट, एलपी की एग्जाम डेट जुलाई में है। जुलाई है स्टार्टिंग में, मान के चलो। कब से परीक्षा लेना प्रारंभ करेंगे बता देंगे। जून में तो वो लेंगे नहीं, जून में लेने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। कन्फर्म ही है। इतने टाइम से ही कभी भी उन्होंने ना जो पहला महीना बताया उसमें कभी नहीं लिए। पिछला कोई रिकॉर्ड उठा के देख लो, इतना तो कन्फर्म वैसे भी है। हाँ, जैसे मान लो उन्होंने कहा ना अप्रैल मई में लेंगे तो मई में लेंगे, वो मार्च अप्रैल में लेंगे तो अप्रैल में लेंगे। मार्च में उन्होंने कभी नहीं ली, जो पहला महीना बताया उसमें तो उन्होंने कभी नहीं ली। चेक कर लो। घनी होती है लेट, इसलिए उन्होंने जून बोला। जून में वैसे भी गुंजाइश कहाँ नजर आ रही है, क्योंकि जून में तो 8 जून तक तो एग्जाम जीडीसी का है। 8 जून तक तो जीडीसी का एग्जाम है।
क्या हुआ? लिखने दो इनको, लिखने दो। हो गया? कोई तकलीफ नहीं है? ठीक है भाई। जल्दी करो नोट में। हाँ भाई। अगला हमारे पास है नेक्स्ट, कि मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। आप मार्केट से एक बल्ब लाने गए, बल्ब के ऊपर लिखा हुआ था 230 वोल्ट 100 वाट। बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करो। बल्ब की रेटिंग किस में होती है भाई? वाट एंड वोल्ट दोनों लिखे होते हैं। देखो, हमारे पास P बराबर क्या होता है? V² अपॉन R। क्योंकि R याद करना है, P और V दिया है, तो R बराबर क्या लिखोगे भाई? V² बटा P। V का मान कितना है? 230। स्क्वायर करने का मतलब कितनी बार लिखोगे? 2 बार। P का मान कितना है? 100। जीरो से जीरो क्या हो गया? कैंसिल। 23 × 23 कितना हो गए? 529। और 529 ओम हो गया। कल रीजनिंग की क्लास अपलोड नहीं हुई क्या? तो तूने भेज दिया उसको आगे? अरे भाई साहब, मेरे सवाल का जवाब दे दिया करो, इतना तो मेरे सवाल ही टफ नहीं है। क्या आदमी हो तुम? यहाँ बैठे बैठे कमेंट आता है, पता नहीं करते हो कि कोई बच्चे को प्रॉब्लम आई तो प्रॉब्लम होगी ना। 200 वाट तथा 500 वाट के दो बल्बों का दो बल्बों के प्रतिरोध का अनुपात ज्ञात करो।
दूसरा है क्या है 5:1। यही आ रहा है बाकियों के 5:2 होगा ना। एक तो तू कहां से ही ला। देखो P बराबर V² अपॉन R। तो इसका मतलब हमें क्या हो गया R बराबर V² बटा P। बताओ यदि पावर का मान बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान घटेगा। इसका मतलब ये हो गया यदि प्रतिरोध 1/प्रतिरोध 2। प्रतिरोध पहले का प्रतिरोध है तो पावर क्या आएगी भाई व्युत्क्रमण ये आएगी। दूसरे का प्रतिरोध हो गया तो पावर आएगी ऊपर। तो बताइए P2 का मान कितना है 500। P1 का मान कितना है 200। दो जो जीरो से 2 0 कैंसिल। 5/2 आया कि नहीं आया। बताइए R1:R2 क्या हो गया भाई 5:2। व्युत्क्रमण अनुपात है ना R और P। R1 तो P1 R2 तो P2 व्युत्क्रमण अनुपात है 5:2 आएगा। तूने कुछ और ही कर लिया मुझे लगता है। हैं? देखो कि ये हमें जो वोल्टेज तो समान वोल्टेज पर ही तो दोनों बल्ब का रेटिंग बताएंगे ना। ये तो कंडीशन बिना वोल्टेज के तो हम कैसे बताएंगे। जब 200 वाट 500 वाट लिखा तो इसका मतलब रेटिंग बल्ब की वोल्टेज क्या है समान। धारा से हमें कोई लेना देना नहीं होता है। हमें वोल्टेज से लेना देना है। समान वोल्टेज पर बात हो रही है। ओके अब देखो कि 40 वाट और 60 वाट के मान लो दो बल्ब है और दोनों को समांतर क्रम में लगाते हैं तो कौन सा बल्ब ज्यादा जलेगा 60 वाट का। और श्रेणी क्रम में लगाएंगे तो कौन सा ज्यादा जलेगा 40 वाट का। कारण आप कल ढूंढ के लाना लिखो लाइन का सवाल तो सही है। लिखो 60 वाट व 40 वाट के दो बल्ब को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं तो 40 वाट का बल्ब अधिक प्रकाश देगा। ठीक है नेक्स्ट लिखो 40 वाट तथा 60 वाट के दो बल्ब को समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। 40 वाट तथा 60 वाट के दो बल्ब को समांतर क्रम में संयोजित करते हैं तो 60 वाट का बल्ब अधिक प्रकाश प्रदान करेगा। 60 वाट और 40 वाट व 60 वाट के दो बल्ब को समांतर क्रम में संयोजित करते हैं तो 60 वाट का बल्ब अधिक प्रकाश प्रदान करेगा। अधिक प्रकाश प्रदान करेगा। क्लियर ये मामला है। तो कल पढ़ेंगे इसका आगे। कल ये चैप्टर पूरा होगा। जितने भी डाउट है ले आना सवाल कर लेना और नहीं लाओगे तो तुम्हारी कमजोरी। पहले मैं तो आते ही पूछा तब क्यों नहीं दिया तूने। किसने गायब कर दिया। तो बोलना चाहिए था ना। एक्स और वाई 1 दशमलव स्थान तक सही दिया गया। एक्स और वाई 1 दशमलव स्थान तक सही दिया गया है। क्रमशः 6.2 और 1.3 के रूप में लिखा जाता है। एक्स बटा वाई के मान का ऊपरी सीमा क्या है। ये तो मेरे सवाल ही समझ नहीं आया भाई। क्या है ये।
एक्स और वाई एक दशमलव स्थान तक सही दिया गया है, एक दशमलव स्थान तक सही दिया गया है। एक्स ये है और वाई ये है। अच्छा, इसका कहने का मतलब है एक्स का मान यदि 6.2 है तो वाई का मान कितना है 1.3। ये एक दशमलव तक सही दिया गया, आगे कुछ भी हो सकता है, लेकिन अर्थ तो ये निकला का एक दशमलव तक सही दिया गया है, तो इसके मान की ऊपरी सीमा क्या होगी? ऊपरी सीमा यह है कि इसको मैं मान लूं 0 और इसको मान लूं मैं 9। अब दे दूं मैं भाग, ऊपरी सीमा तो यही आएगी। तो 13 पंजा 65, 5 बार तो जाएगा नहीं, जाएगा तो 4 बार ही, तो 4 पॉइंट आएगा पहली बात। हो एक और 9 कर दूं तो अच्छा 1.3 को, अच्छा 5 तो आएगा ही नहीं ना, वो गलत है। ऊपरी सीमा का मतलब तो यही हुआ, 5 कैसे? नहीं, इसने दशमलव वाला दिया ना। फिर न्यूनतम पूछा तो इसमें क्या आंसर था? तो फिर वो सार्थक अंक दे रखा है, मतलब उसके नीचे वाली सीमा। तो 6.7 के बाद वो वाला मामला है, फिर इसमें भाग देने वाला तो हो ही गया। एक्स बटा वाई ऊपरी सीमा क्या है, इसका सार्थक ज्ञात करना पड़ा। सार्थक 4.5 से ऊपर आने पर 5 हो जाता है, 4.5 से नीचे आने पर 4 हो जाता है। और ऊपरी सीमा पूछा तो ये सार्थक अंक पूछ रहा, फिर तो बाकी भाग देने पर तो यही हो रहा है। मैं एक बार और पता कर लूंगा, लेकिन लो देखो, ऊपरी मान की सीमा, नहीं ये दिया सही है, सार्थक अंक दे रहा है। कैलकुलेशन में तो उसके भी यही आ रहा है।